बिहार में शराबबंदी को देखिए कई साल हो गए और कागज पर तो ये एक ड्राई स्टेट है। बिल्कुल, पूरी तरह से बैन। हाँ, मतलब यहाँ शराब थियोरेटिकली पूरी तरह से बैन है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तो कुछ और ही कहानी कहती है। ऐसा लगता है कि इस बैन ने एक समानांतर दुनिया बना दी है। एक पैरेलल इकोनॉमी। हाँ, जहाँ तस्कर और पुलिस के बीच एक चूहे बिल्ली का ऐसा खेल चल रहा है जिसकी कहानियां किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक विस्तृत रिपोर्ट है जो बिहार में शराब तस्करी के हैरत अंगेज तरीकों का खुलासा करती है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि शराब कैसे आ रही है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि तस्करों की ये बेहिसाब क्रिएटिविटी, ये जुगाड़ हमें इस पूरे सिस्टम के बारे में क्या बताता है। हम घोड़ों से लेकर ट्रेन के इंजन तक और एम्बुलेंस से लेकर अचार के मर्तबान तक हर पहलू पर नजर डालेंगे। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ अपराधियों की कहानियां नहीं हैं। ये एक तरह से अर्थशास्त्र का एक लाइव एक्सपेरिमेंट है। ये दिखाता है कि जब आप किसी चीज की मांग को खत्म किए बिना उसकी सप्लाई पर रोक लगाते हैं तो क्या होता है। इनोवेशन होता है। नतीजा होता है इनोवेशन। लेकिन ये वो इनोवेशन है जो कानून के खिलाफ काम करता है। ये इंसानी सरलता के अंधेरे पक्ष की एक केस स्टडी है, जहां जरूरतें और मुनाफा मिलकर ऐसे रास्ते बना लेते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। चलिए इस खेल के सबसे अनोखे खिलाड़ी से शुरू करते हैं। ये कोई हाईटेक गाड़ी नहीं, कोई ड्रोन नहीं, बल्कि एक घोड़ा है। एक घोड़ा। हाँ, एक घोड़ा। पश्चिम चंपारण की घटना है। पुलिस गश्त पर थी और उन्हें एक लावारिस घोड़ा मिलता है। पहली नजर में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब उसकी काठी मतलब घोड़े की सीट को चेक किया गया तो उसके अंदर से 29 लीटर विदेशी शराब की बोतलें निकली। कमाल है। तस्कर तो भाग गया, पर घोड़ा पकड़ लिया गया। सोचिए जरा, पुलिस घोड़े को पकड़कर थाने ले गई। ये अपने आप में ही कितना अजीब सीन होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे मन में सवाल ये है कि आखिर घोड़ा ही क्यों? आज के जमाने में जब इतनी तेज गाड़ियां हैं तो कोई घोड़े का इस्तेमाल क्यों करेगा? सही सवाल है। रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने इसकी वजह बताई है जो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये तस्कर गंडक नदी के किनारे के उन इलाकों का इस्तेमाल करते हैं जहां सड़कें हैं ही नहीं, सिर्फ पगडंडियां हैं। अच्छा, ऑफ रोड इलाके। एग्जैक्टली। वहां मोटरसाइकिल का शोर पुलिस को अलर्ट कर सकता है, लेकिन घोड़ा बिना किसी आवाज के अंधेरे में भी उन मुश्किल रास्तों से निकल जाता है। यहाँ पर एक बहुत गहरी बात छिपी है। ये दिखाता है कि तस्कर हाईटेक सर्वेलेंस को मात देने के लिए कैसे एकदम लोटेक तरीकों पर वापस जा रहे हैं। पुलिस ने सड़कों पर नाकेबंदी कर रखी है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, तो तस्करों ने कहा ठीक है, हम सड़क का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ये उनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता है। वो अपने इलाके की ज्योग्राफी मतलब भूगोल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक घोड़े पर 29 बोतलें ले जाने से इतना बड़ा नेटवर्क चल सकता है? ये तो बहुत छोटी मात्रा है। हाँ, देखने में तो छोटी लगती है। क्या इसमें मेहनत ज्यादा और फायदा कम नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहीं पर इस अवैध कारोबार का अर्थशास्त्र समझ आता है। देखिए, अगर एक घोड़ा दिन में 2 चक्कर भी लगाता है और मान लीजिए ऐसे 50 घोड़े उस इलाके में काम कर रहे हैं, तो ये मात्रा बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी। और क्योंकि ये तरीका इतना सेफ है, पकड़े जाने का खतरा कम है, इसलिए भारी मुनाफे का सौदा बन जाता है। ये दिखाता है कि मुनाफा इतना ज्यादा है कि सदियों पुराना ट्रांसपोर्ट का तरीका भी आज के दौर में एक आपराधिक नेटवर्क का अहम हिस्सा बन गया है। एक तरह से समय में पीछे जाने जैसा है। बिल्कुल। तो ये तो हुई उन रास्तों की बात जहां पहिए नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां पहिए हैं वहां तो खेल और भी बड़ा और खतरनाक है। और यहाँ तस्करों का तरीका है नजरों के सामने छिप जाओ। हाँ, ये सबसे चालाक तरीका। वो ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर कोई आम इंसान तो क्या, पुलिस भी शक नहीं करेगी। हाँ, पुलिस भी शक करने से पहले 10 बार सोचेगी। जैसे कि एम्बुलेंस, दूध के टैंकर, तेल के टैंकर, और यहाँ तक कि स्कूल वैन भी। रिपोर्ट में एक केस है जिसमें पानी के एक टैंकर को पकड़ा गया। तस्करों ने उसमें पहले नीचे रेत की एक मोटी परत बिछाई, फिर उसके ऊपर शराब की पेटियां रखी और फिर ऊपर से फिर रेत। हाँ, फिर ऊपर से उसे रेत से ढक दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि पानी के टैंकर में रेत के नीचे शराब हो सकती है। और वो स्कूल वैन वाला मामला तो और भी परेशान करने वाला है। बिल्कुल। बंका पुलिस ने एक स्कूल वैन को रोका।
बाहर से वो एक आम सी वैन लग रही थी जिस पर स्कूल का नाम लिखा था, लेकिन जब उसकी बॉडी को चेक किया गया तो पता चला कि दीवारों के अंदर एक खोखला हिस्सा बनाकर मतलब गुप्त डिब्बे बनाए गए हैं। अच्छा। उन डिब्बों से 300 लीटर शराब निकली। आप सोचिए, जिस गाड़ी का काम बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाना है, उसे तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो एक नैतिक रेखा को भी पार करने जैसा है। यहाँ सिर्फ कानून नहीं तोड़ा जा रहा बल्कि भरोसे को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जब सड़क पर एक एम्बुलेंस का सायरन बजता है, ठीक है, तो हम सब उसे रास्ता देते हैं। हम मानते हैं कि उसमें कोई मरीज है, किसी की जान दांव पर लगी है। बिल्कुल। तस्कर इसी भरोसे का, हमारी इसी भावना का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि पुलिस भी ऐसी गाड़ियों को रोकने से हिचकिचाएगी। ये चालाकी से कहीं ज्यादा खतरनाक मानसिकता है। और ये किसी अकेले ड्राइवर का काम तो नहीं हो सकता। गाड़ी के दीवारों में गुप्त डिब्बे बनाना, या जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक को मॉडिफाई करके उसमें शराब छिपाने की जगह बनाना। नहीं, इसके लिए तो पूरा एक सिस्टम चाहिए होगा। बिल्कुल। ये एक संगठित अपराध की निशानी है। इसका मतलब है कि शहरों में या कस्बों में ऐसे गैराज और मैकेनिक हैं जो यही काम करते हैं। वो गाड़ियों को तस्करी प्रूफ बनाने में माहिर हैं। ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। एक पूरी कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कुटीर उद्योग। एक ऐसा नेटवर्क जहां गाड़ियों को खास तौर पर इस काम के लिए तैयार किया जाता है। ये दिखाता है कि ये कारोबार कितना फैल चुका है और समाज में कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। सड़कों पर तो ये हाल है, लेकिन तस्करों ने देश के सबसे बड़े नेटवर्क यानी भारतीय रेलवे को भी नहीं बख्शा है। यहाँ तो जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो सुनकर यकीन करना मुश्किल है। रेलवे का नेटवर्क इतना विशाल और जटिल है कि ये तस्करों के लिए एक सुनहरा मौका बन जाता है। एक घटना बक्सर रेलवे स्टेशन की है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को किसी तरह खबर मिली। उन्होंने एक ट्रेन की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर किसी ने इशारा किया कि इंजन रूम चेक करो। ट्रेन का इंजन रूम? हाँ, और जब ट्रेन के इंजन रूम को खोला गया तो अंदर से 51 बोतलें विस्की की मिली। मेरा पहला सवाल तो यही है कि कोई ट्रेन के इंजन रूम तक पहुंच कैसे सकता है? ये तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। ट्रेन के इंजन रूम में लोको पायलट और उसके सहायक के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। वहां शराब की बोतलें मिलना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि इस खेल में कोई अंदर का आदमी शामिल है। मतलब मिलीभगत है। ये बिना मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। ये दिखाता है कि नेटवर्क सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि रेलवे के सिस्टम के अंदर तक घुस चुका है। एक और मामला तो इससे भी आगे का है। मुजफ्फरपुर में एक एसी कोच में कुछ यात्री सफर कर रहे थे। उन्हें कोच में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अच्छा। उन्होंने शिकायत की। जब जांच हुई तो जो सामने आया वो सबके होश उड़ाने वाला था। कोच की छत के पैनलों के पीछे फॉल्स सीलिंग के अंदर 216 बोतलें छिपाई गई थीं। एसी कोच की छत में? ये तो कमाल की जगह ढूंढी है। और इस केस में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों ने आरपीएफ की मदद की और उन्हें वो गुप्त जगह दिखाई। शायद उन्हें इस बारे में पता था। लेकिन सोचिए, रोज हजारों यात्री उन ट्रेनों में सफर करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी सीट के ठीक ऊपर छत में शराब की तस्करी हो रही है। देखिए, रेलवे नेटवर्क तस्करों के लिए इतना आकर्षक इसलिए है क्योंकि यहाँ छिपने की अनगिनत जगह हैं। हर रोज लाखों यात्री और हजारों टन सामान इधर से उधर होता है। इस भीड़ और इस विशालता में कुछ 100 बोतलें छिपाना बहुत आसान हो जाता है, खासकर अगर सिस्टम में कोई मदद कर रहा हो। बिल्कुल, खासकर अगर सिस्टम में मौजूद कुछ लोग आपकी मदद कर रहे हो। ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं हो सकता। इसके लिए एक संगठित योजना और मिलीभगत की जरूरत होती है। हमने बड़े पैमाने पर तस्करी की बात की, घोड़े, ट्रक, ट्रेन, लेकिन एक और दुनिया है जो छोटे पैमाने पर लेकिन उतनी ही चालाकी से काम कर रही है। ये वो तरीके हैं जो रोजमर्रा की चीजों में छिपे हैं। हाँ, ये माइक्रो लेवल तस्करी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खोखले एलपीजी सिलेंडर के अंदर शराब भरकर लाई जा रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जरा सी चूक हो और एक बड़ा धमाका हो सकता है। वही तो। ये तस्करों की हताशा और उनके दुस्साहस दोनों को दिखाता है। जब आप एक एलपीजी सिलेंडर को काटने और फिर से जोड़ने का जोखिम उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको मिलने वाला मुनाफा उस जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। वो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी दांव पर लगा रहे हैं। इसके अलावा पेंट की बाल्टियां, अचार के मर्तबान और यहाँ तक कि कपड़ों के बंडलों के बीच में बोतलें छिपाना, तो ये तो अब आम बात हो गई है। कटिहार में एक महिला को पकड़ा गया। वो दवाओं का एक पैकेट लेकर जा रही थी जिस पर पेन किलर लिखा था। जब उस पैकेट को खोला गया तो गोलियों के बीच में शराब की छोटी छोटी बोतलें थीं। कौन शक करेगा दवाओं का पैकेट पर? कोई भी नहीं। इस पैटर्न के पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, यानी जोखिम को बांट देना।
एक बड़ा ट्रक या टैंकर पकड़ा गया तो एक ही बार में लाखों का माल जब्त हो जाता है। वो पुलिस के लिए एक बड़ा निशाना है। बिल्कुल। लेकिन अचार के कुछ मर्तबान या पेंट की एक दो बाल्टियों पर किसी का ध्यान जाने की संभावना कम होती है, और अगर ऐसी कोई एक दो खेप पकड़ी भी गई तो नेटवर्क को बड़ा नुकसान नहीं होता। इस तरह छोटे छोटे कई लोग, जिन्हें कैरियर कहा जाता है, मिलकर एक बड़े नेटवर्क को जिंदा रखते हैं। तो घोड़े से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक और ट्रेन के इंजन से लेकर एम्बुलेंस तक ये नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब कितना बड़ा है? ये कुछ 100 या 1000 लोगों को काम है, या फिर ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है? और यहाँ आंकड़े कहानी को एक नया आयाम देते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट के आंकड़े इस पर कुछ रोशनी डालते हैं, और सच कहूं तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार पुलिस औसतन हर दिन 10,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त करती है। हर दिन। हर दिन? ये तो वो मात्रा है जो पकड़ी जाती है। एक मिनट रुकिए, इस आंकड़े को समझते हैं। 10,000 लीटर हर दिन, इसका मतलब है हर महीने लगभग 3 लाख लीटर। हाँ, ये तो कई स्विमिंग पूल भरने के बराबर है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ जब्त की गई शराब है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ औसत है। सिर्फ 2025 के शुरुआती महीनों में ही 1,78,000 लीटर से ज्यादा शराब पकड़ी जा चुकी है। एक और आंकड़ा सिर्फ एक जिले छपरा का है। वहां कारों से तस्करी के 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। 4,000 से ज्यादा मामले सिर्फ एक जिले में? हाँ, ये संख्याएं इतनी बड़ी हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। इन आंकड़ों को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ये हमें बताते हैं कि ये कुछ लोगों की गई कुछ अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक विशाल, संगठित और लगातार चलने वाला अवैध उद्योग है। और अर्थशास्त्र का एक सामान्य नियम है, जिसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। जो माल पकड़ा जाता है वो हमेशा उस माल का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो जो नहीं पकड़ा जा रहा वो इससे कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा। अगर अधिकारी 10% माल भी पकड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाएगा, तो इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 1 लाख लीटर शराब बिहार में सफलतापूर्वक पहुंच रही है। तो इसका मतलब है कि ये बैन सिर्फ कागज पर है, हकीकत में तो शराब की नदियां बह रही हैं। ये आंकड़े यही दिखाते हैं। ये प्रवर्तन और नवाचार के बीच एक अंतहीन युद्ध को दर्शाते हैं। पुलिस एक तरीका पकड़ती है, तस्कर 10 नए रास्ते निकाल लेते हैं। राज्य अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इसे रोकने में, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि सप्लाई के रास्ते बंद ही नहीं हो पा रहे हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार चल रहा है। वाकई ये एक कभी न खत्म होने वाला खेल लगता है। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे तस्कर घोड़े की पीठ से लेकर ट्रेन के इंजन तक और एलपीजी सिलेंडर से लेकर एम्बुलेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरीका। हाँ, ये सरलता और दुस्साहस का एक ऐसा कॉकटेल है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। इस रिपोर्ट और हमारी बातचीत ने ये तो साफ कर दिया है कि तस्करी कैसे की जा रही है। हमने तरीकों पर, उनकी चालाकी पर बात की, लेकिन ये अथक सरलता, ये लगातार नए नए रास्ते खोजने की जिद, इस अवैध व्यापार की क्यों के बारे में क्या बताती है? ये उस भारी भरकम आर्थिक मांग, उस सोशल डिमांड के बारे में क्या खुलासा करती है, जो तस्करों और राज्य के बीच इस कभी न खत्म होने वाले ऊंचे दांवों वाले खेल को लगातार हवा दे रही है? एक बहुत जरूरी सवाल है। शायद असली जवाब इन तरीकों में नहीं, बल्कि उन सामाजिक आर्थिक वजहों में छिपा है जो इस पूरे चक्र को चला रही हैं।